हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 37 जिसमें हम चैप्टर 10th का पार्ट 4 करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हम कर रहे थे सेकेंडरी मार्केट, जिसको स्टॉक एक्सचेंज भी बोला जाता है, और हम देख रहे थे कि उसका ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है। हमने एक उसका ओवरव्यू देखा कि आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकल ट्रेडिंग सिस्टम है। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो है डीमैटेरियलाइजेशन। अब जैसे कि आपको पिछली वीडियो में ये समझ आ गया था कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम में ऑनलाइन होता है सब कुछ। सभी ट्रेडिंग जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ है, उनका प्राइस डिस्प्ले होता है, या उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आजकल ऑनलाइन होती है। लेकिन पहले ये सब ऑनलाइन नहीं था, ऑक्शन सिस्टम था। यानी कि सिक्योरिटीज़ को भी फिजिकल फॉर्म में रखा जाता था, यानी कि जो सर्टिफिकेट्स हो गए आपके शेयर्स के, कुछ और पेपर वर्क। लेकिन इससे कई फेक एक्टिविटीज़ होती थी, कई फ्रॉड चीटिंग हो सकती थी, आपके अकाउंट में कुछ मैनिपुलेशन यानी गड़बड़ी हो सकती थी। लेकिन फिर इन सब शेयर्स को फिजिकल फॉर्म से एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी इनका अगर कोई भी सर्टिफिकेट है या फिर जो इनकी एग्जिस्टेंस है उसको भी ऑनलाइन कर दिया गया एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू, जिसको हम कहते हैं डीमैटेरियलाइजेशन। डीमैटेरियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच the securities held by an investor in physical form are cancelled and he is given an electronic number so that he can maintain a balance in his electronic account. अब हम देखते हैं benefits of डीमैट account. It is very convenient. अब क्योंकि आपके शेयर्स को या जो भी सिक्योरिटीज़ आपने होल्ड की हैं, कोई म्यूचुअल फंड है, कोई डिवेंचर्स हैं, कोई बॉन्ड्स हैं, उनको फिजिकल फॉर्म से एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। और ऐसे भी हो सकता है कि जो इसका अकाउंट है इलेक्ट्रॉनिक, वो आपके फ़ोन से कनेक्टेड हो, तो आप अपना फ़ोन निकाल कर कभी भी चेक कर सकते हैं कि उसका कितना बैलेंस है। कोई भी हिसाब किताब, कोई भी कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं, बिकॉज आपके साथ बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है ये। और इन सिक्योरिटीज़ को आप मॉर्टगेज, प्लेज यानी कि गिरवी रख सकते हैं कोई भी लोन लेते टाइम। और डीमैटेरियलाइजेशन से आपको कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई आपके अकाउंट की थेफ्ट या कोई फेक एक्टिविटी, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, बिकॉज आपका मोबाइल से कनेक्टेड है अब अकाउंट, और आप कभी भी चाहो तो चेक कर सकते हो अपने अकाउंट का बैलेंस, कौन सी डिडक्शन हुई है या आपने कौन सी ट्रांजैक्शन किस टाइम की है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक तो है वर्किंग ऑफ डीमैट अकाउंट। लेकिन उससे पहले आपको डिपॉजिटरी के बारे में पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड्स योर सिक्योरिटीज़ इन एन इलेक्ट्रिक फॉर्म, कि जिसके थ्रू आप ट्रेड कर सको। और ये एक बैंक की तरह है, जैसे बैंक आपका अकाउंट में बैलेंस रखता है ना, सिमिलरली जो डिपॉजिटरी होता है वो आपका सिक्योरिटीज़ का इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मेंटेन करता है। और इंडिया में दो डिपॉजिटरी हैं, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो प्रेजेंटली इंडिया का सबसे लार्जेस्ट और इंडिया का पहला डिपॉजिटरी है। सेकेंड है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बैंक ऑफ इंडिया ने प्रमोट किया था। अब हम करते हैं गाइस वर्किंग ऑफ डीमैट अकाउंट। सबसे पहले आपको एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आइडेंटिफाई करना होगा, चूज़ करना होगा। वो कोई ब्रोकर हो सकता है या कोई बैंक हो सकता है, जो कि आपकी डीमैट सिक्योरिटीज़ को मेंटेन करे, क्योंकि आप अकेले ही अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट करके ट्रेड नहीं कर सकते। इसके लिए एक एजेंट होना चाहिए जो आपके बिहाफ पे ये सब करे। और जो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, ये इंटरमीडियरी हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ इन्वेस्टर्स के साथ बल्कि डिपॉजिटरीज के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले आपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चूज़ कर लिया, उसके बाद आप एक डीमैट अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करोगे और साथ ही उसके डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, जो पैन कार्ड यानी आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, आपकी फ़ोटोग्राफ और पावर ऑफ अटॉर्नी कि कौन पर्सन है जो आपके बिहाफ पे ट्रेड करेगा, जिसको आप इस चीज़ की पावर दे रहे हो। उस लीगल डॉक्यूमेंट में ये सब लिखा होता है। फिर आप इस सब को कंप्लीट करके जो आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उसको आप दे दोगे, और साथ ही आप उसको अपना फिजिकल सर्टिफिकेट भी दे दोगे। अब इसके बाद अगर आपने पब्लिक ऑफ़र यानी जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, जो कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है अपने शेयर्स सब्सक्राइब करने के लिए, अगर तो आप वहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, तो आप सिंपली अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और अपने डीमैट अकाउंट की डिटेल्स प्रोवाइड कर दोगे, और जब अलॉटमेंट पर शेयर्स मिलने होंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएंगे।
और जब आप अपने ब्रोकर के थ्रू अपने शेयर्स को बेच रहे हो तो आप अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को ये इंस्ट्रक्ट करोगे कि भाई जितने हम शेयर्स बेच रहे हैं उतने शेयर्स को डेबिट कर देना। अब जैसा कि आपको पता है कि कैपिटल होता है क्रेडिट नेचर, जब वो बढ़ेगा आप उसका बैलेंस क्रेडिट में करोगे, और जब आप बेच रहे हो यानी आपके शेयर्स कम हो रहे हैं शेयर कैपिटल, तो आप इसलिए उसको डेबिट कर दोगे। और जैसे ब्रोकर ने ट्रेड किया उसके बाद वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इंस्ट्रक्ट करता है कि जितने शेयर्स आपने बेचे हैं उतने शेयर्स आप डिलीवर कर दो स्टॉक एक्सचेंज को। फिर उसके बाद ब्रोकर को पेमेंट मिल जाती है और जो पेमेंट उसको मिली वो इन्वेस्टर को दे देता है या उस पर्सन को जिसने अपने शेयर्स बेचे हैं। और ये सारी सेटलमेंट होनी चाहिए T+2 बेसिस पे, यानी मान लो आज मंडे है और आज ट्रांजैक्शन हुई तो यानी उसके 2 दिन बाद यानी वेडनेसडे को T+2 है, उससे पहले पहले अगर आपने शेयर्स बेचे हैं तो उसके लिए आपको शेयर्स डिलीवर कर देने हैं और पेमेंट रिसीव हो जानी चाहिए। लेकिन अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट कर देनी है वेडनेसडे से पहले पहले। ये सेटलमेंट बेसिस होता है T+2, जिससे पहले आपको सब कुछ सेटल करना है अपनी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। अब ये तो थी वर्किंग ऑफ डीमैट अकाउंट। अब हम देखते हैं स्टेप्स इन सेटलमेंट एंड ट्रेडिंग प्रोसीजर कि जब आप बाइंग और सेलिंग कर रहे हो सिक्योरिटीज़ की तो आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको एक ब्रोकर को सिलेक्ट करना है। अब ब्रोकर को सिलेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर के थ्रू ही हो सकती है, आप अकेले ही सब कुछ नहीं कर सकते। और ब्रोकर भी सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए यानी उसका एक मेंबर। और ब्रोकर कोई भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल, कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई कॉर्पोरेशन बॉडी या फिर कोई कंपनी। फिर ब्रोकर सेलेक्ट करने के बाद आप एक डीमैट अकाउंट खोलोगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू, जो कि आपकी सिक्योरिटीज़ को मेंटेन करेगा और अगर आप उन्हें बेचोगे तो उन्हें ट्रांसफ़र करेगा स्टॉक एक्सचेंज तक। और साथ ही वो आपका बैंक अकाउंट भी ओपन करेगा कि अगर आपकी कोई कैश ट्रांजैक्शन हो रही हैं तो उन्हें भी मेंटेन किया जाएगा। तो ये सब आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू करोगे। थर्ड है प्लेसिंग द ऑर्डर, यानी अब आप अपने ब्रोकर को बताओगे कि आपने इतने शेयर्स को खरीदना या बेचना है। अब आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी होंगी उसको, ताकि उसको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो कि अगर आपने शेयर्स को बेचना है तो किस पर्टिकुलर प्राइस पर बेचना है। कि अगर अभी मार्केट में 10 रुपये पर शेयर की कॉस्ट है लेकिन आपको बेचना है उसको 12 रुपये पर शेयर, तो आपको क्लियरली मेंशन करना होगा उसको ताकि अच्छे से समझ आ जाए कि हाँ जब 12 रुपये कॉस्ट होगी तो उस टाइम वो आराम से बेच सके। और अगर आपने खरीदने हैं शेयर्स तो किस पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदने हैं वो भी आपको क्लियरली मेंशन करने होंगे। फिर उसके बाद आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा ब्रोकर और जाएगा ऑनलाइन और साथ ही देखेगा स्टॉक एक्सचेंज पर कि क्या क्या ऑफर्स चल रहे हैं और चेक करेगा कि शेयर्स किस प्राइस पे अवेलेबल हैं, कि क्या वो उस प्राइस पर मिल रहे हैं या फिर आप उस प्राइस पर बेच सकते हो जो आपको मेंशन किया गया। अगर ऐसा है तो आप एग्जीक्यूट कर दोगे। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ब्रोकर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, यानी कि कम्युनिकेट हो जाता है उसके साथ और वो वहीं पर ऑनलाइन ट्रेड कर देता है। और उसके बाद वो एक ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप अपने इन्वेस्टर को इशू कर देता है। और जब ब्रोकर ने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया यानी कि ट्रांजैक्शन प्लेस कर दी, तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर वो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है जिसके अंदर सभी डिटेल्स होती हैं कि आपने कितने शेयर्स खरीदे या बेचे, किस टाइम पे, किस डेट पे, और क्या उस पर बाकी चार्जेस हैं, क्या ब्रोकरेज है। और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो ज़रूरी भी है कि अगर बाय चांस कोई डिस्प्यूट हो जाए या कोई कन्फ्यूज़न, कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है इन्वेस्टर या ब्रोकर के बीच में, तो उसको सेटल करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। और लास्ट में आता है सेटलमेंट, कि जैसे इन्वेस्टर ने कॉन्ट्रैक्ट नोट रिसीव किया, उसको सभी डिटेल्स मिल गई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो वो उसी टाइम इमीडिएटली अगर तो उसने परचेज़ किए शेयर्स तो उसके लिए पे कर देगा, और अगर उसने शेयर्स बेचे हैं तो उन शेयर्स को डिलीवर कर देगा जितने नंबर ऑफ शेयर्स बेचे गए हैं। अब इसको कहते हैं हम पे इन डे, बिकॉज जैसे उसको पता चला उसने साथ की साथ ही पेमेंट कर देनी है, क्योंकि आपके बिहाफ पे ब्रोकर पेमेंट करेगा या शेयर्स डिलीवर करेगा तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इस सब को T+2 डे से पहले पहले आपको सेटल करना होता है। कि मान लो आपने, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एकदम डीप में, एकदम डिटेल डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग और सेटलमेंट प्रोसीजर देखा कि अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज में अपनी सिक्योरिटीज़ को ख़रीदना या बेचना है, और साथ ही देखा डीमैटीरियलाइजेशन, उसकी वर्किंग
और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और डिपॉजिटरी कौन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे जो है सेबी, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके फंक्शंस देख के हम अपने चैप्टर को फिनिश करेंगे।